हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस यूनिट में एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, विकास। जहाँ पर विकास कैसे हुआ, पहले बार कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, देखो विकास क्या है, बोलने का मतलब ये नहीं है कि एक वर्ड है ये। विकास का मीनिंग ये है कि पृथ्वी में जीवन के उत्पत्ति से लेकर पूरे जो आज का जो आधुनिक युग है यहाँ तक कैसे विकसित हुआ है, कैसे इवॉल्व हुए हैं, चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है इसमें। और नीट के पर्पज से बात करें तो इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दूसरे चैप्टर जो है इनसे रिलेटेड रहती है। क्यों? तो पहले बार जो पृथ्वी पर, अर्थ पर जो लाइफ आया था इन्हीं की वजह से आया था। लेकिन इसका नाम को इवोल्यूशन ना होकर क्या नाम होना चाहिए था? इसका नाम होना चाहिए था क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम होना चाहिए था इस चैप्टर का? ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन का मीनिंग ही वही है क्या, इवॉल्व होना। इवॉल्व होना का मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होना मतलब ओरिजिन होना किसी चीज का। तो किस चीज का? तो लाइफ का ओरिजिन पहले बार कैसे हुआ उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, किसमें? इस चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? विकास चैप्टर में। तो इवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत सारी बात जानेंगे इवोल्यूशन में कि कैसे किन किन चीजों को लेकर जो जटिलताएं उत्पन्न हुई है उन सब के बारे में हमें जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। इससे पहले एक चीज जानते हैं कि इवोल्यूशन जो चैप्टर होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। उन दोनों चैप्टर में जो भी हम जीन के बारे में पढ़े हैं उन जीन के बारे में भी इसमें डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उसमें से कौन सी बातें याद रखने लायक है हमारे, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर देखें, विकासी जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों इतिहासों का अध्ययन है, वस्तुतः विकास में है क्या। देखो क्या होता है, विकासी जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांच रहते हैं जीव विज्ञान के। उसमें क्या है, डेवलपमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं या जो इवॉल्व होने वाली चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें पृथ्वी पर जीव रूपों इतिहास का अध्ययन है। इतिहास मतलब देखो पुराने समय में पृथ्वी जो का इन्वायरमेंट अलग था, अभी के समय का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो अलग ही है। तो पुराने समय के बारे में जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, पुराने समय में क्या था, पहले कैसे जीवन कैसे था, उसका रूप कैसे था, उन्हीं इतिहास का अध्ययन ही क्या कहलाता है, विकासी जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वस्तुतः विकास में है क्या, विकास का मतलब क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग फिर जानने की कोशिश करते हैं। क्या वनस्पति एवं प्राणी जगत में, वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। सीधी सी बात है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि इस पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, इस पृथ्वी पर जीवन पहले बार कहाँ से आया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व, अभी हम लोग जो वनस्पति देखते हैं, क्या ये वनस्पति पहले से जब से पृथ्वी है तब से था यहाँ पर कि नहीं था? जो एनिमल या जो प्राणी जगत हम देखते हैं यहाँ पर इस दुनिया में जो अभी है, वो क्या पुरातन समय में जो पहले था अभी है? तो इन सब का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें परिवर्तन आया है समय के साथ साथ। ठीक है, और आप इवोल्यूशन जो चैप्टर है यहाँ पर उसको हम लोग रिलेट करके देखें इकोलॉजी से, तो इकोलॉजी में हम लोग बायोडाइवर्सिटी वाला एक चैप्टर पढ़े हैं। वहां पर बहुत सारे जो स्पीसीज हैं लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हम क्या यहाँ पर सोच सकते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होते जाएगा या बोला जाए इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर पाता है तो वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। यदि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अपने मतलब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, तो वो जाति क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ साथ, उसको समझने के लिए और जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी समझने के लिए है ना, हमें एक सोच लानी पड़ेगी
अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होगा। ठीक है, न सिर्फ पृथ्वी बट ऑल्सो क्या, ब्रह्मांड के बारे में भी हमें जानना है, तारों के बारे में भी जानना है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में भी जानना हमारा, ठीक है, इसको हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, किसमें, विकास में। ठीक है, और आगे देखते हैं। अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने को मिलते हैं। अटकलबाजी का मतलब जैसे कोई भी कुछ भी बात बता देते हैं, जैसे कि है ना हमारी लैंग्वेज में उसको फेंकने बोलते हैं। मतलब ये है कि जो मूर्ति रहेगी वो एक साल है ना इतना बड़ा हो गया, दूसरे साल ये हो गया, मतलब कुछ भी फेंकने वाले जो रहते हैं, मतलब कुछ भी बात बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अटकलबाजी। तो अटकलबाजी से पूर्ण कल्पित कहानी, कल्पित मतलब इमेजिनेशन के तौर पर, ये सिद्धित नहीं रहती, ये सिद्ध होके नहीं रहती है कहानी, तो एक कल्पित होकर कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। ठीक है, यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। ठीक है, वही बात मैंने बताया कि जैव विविधता जो है पृथ्वी में, वो कैसे आई, पहले बार कैसे उत्पन्न हुई इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास के पृष्ठभूमि के साथ में यही सब चीजें निहित है। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ जो है समझ आया होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति, जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। ठीक है, बीते हुए समय का मतलब, अब गर्मी के दिनों में जनरली क्या होता है कि हम आंगन में या छत के ऊपर में जब सोते हैं, तो जब हम बादल में या आसमान की ओर देखते हैं तो क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमें। तो तारे टिमटिमाते हुए जब हमें दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बीते समय, मतलब वो उसकी जो प्रकाश यात्रा जो रहती है लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई रहती है, तो हम लोग भूतकाल में ताक झांक करते हैं। मतलब आज जो हमें दिखाई देती है तारे टिमटिमाते हुए, उसकी जो प्रकाश यात्रा है जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, वो बहुत लंबे समय से शुरू हुई है, और लंबे समय से शुरू होकर क्या हुई, हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो हम जब तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं अपनी आंखों से, तो क्या होता है कि हम भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर तारकी दूरियों को प्रकाश वर्षों में, लाइट ईयर में मापा जाता है। जैसे भी यहाँ है ना हम लोग देखे रहते हैं क्या, कि जब हम लोग स्वच्छ चांदनी रात में जब हम लोग छत में या कहीं पर जब देख रहे हैं आसमान की ओर में, तो एक तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, दूसरा तारा भी टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस रहता है। ठीक है, कुछ तारे तो रहते हैं हमें पास पास में भी रहते हैं, कुछ तारे के बीच में ऐसे डिस्टेंस भी रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग उत्तर दिशा में ध्रुव तारे को देखते हैं, और एक सप्तऋषि मंडल होता है जो अलग ही दिखाई देता है, कुछ ग्रह भी होते हैं। तो आप लोग स्काई मैप वगैरह जो एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू भी देख सकते हैं तारों वगैरह के बारे में, तारों का डिस्टेंस वगैरह कितना रहता है, उन सबको मेजर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग तारकी दूरियों को किसमें मेजर करते हैं, देखो तो तारकी दूरियों को हम लोग प्रकाश वर्षों मतलब लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। c इज इक्वल टू, मतलब प्रकाश का जो वेग होता है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से चलती है प्रकाश की चाल। और इसके यही बात के ऊपर में हम लोग एक बात भी बता सकते हैं क्या, जब भी हम पटाखा फूटते हुए जब देखते हैं तो पहले लाइट आती है, उसके बाद में साउंड आता है। क्यों, क्योंकि लाइट का जो ट्रेवल करने का जो स्पीड है, चाल है, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या, साउंड। साउंड का कितना रहता है, 332 मीटर पर सेकेंड ही रहते हैं। मतलब देखो 332 और इससे कंपैरिजन हम करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो हम ये जानेंगे कि तारकी दूरियों को प्रकाश वर्षों या हम बोल सकते हैं लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। ठीक है, आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब जो तारे हमें दिखाई देते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष शुरू हुई, मतलब हम भूतकाल में ताक झांक करते हैं। ठीक है, वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर है और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं, बहुत दूर है उसके बावजूद हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीजों को जब देखते हैं तो हमें तुरंत दिखाई देते हैं, चूंकि वे वर्तमान काल की है। सीधी सी बात है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर बोर्ड है, ये पेन है, ये वॉच है, इन सबको अभी देख रहे हैं तो चूंकि ये वर्तमान काल की है। लेकिन जैसे हम तारों को टिमटिमाते हुए मतलब देखेंगे तो क्या होगा, वो उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष शुरू हुई है और उनके बीच में करोड़ों अरबों है ना दूरी है। ठीक है, हमसे भी दूरी है उनकी, उन आपस में उनकी भी दूरी है और हमसे भी उनकी दूरी है। ठीक है, आगे और देखें,
इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। ठीक है, वही बात बताया मैंने। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं ब्रह्मांड वगैरह की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे पृथ्वी नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई, इन सब के बारे में हम लोग एक समराइज करते हैं। पहले समरी देखते हैं, फिर उसके बाद कौन से ईयर में कौन सी घटनाएं हुई उन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। जीवन की उत्पत्ति को मतलब ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। किसको? जीवन की उत्पत्ति को। तो ये बात याद रखना कि ब्रह्मांड की एक अनूठी अनूठी घटना कौन है? तो कौन है? जीवन की उत्पत्ति ही क्या है? ब्रह्मांड में इतिहास की एक अनूठी घटना बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे? ब्रह्मांड जब उत्पन्न हुआ तब उस टाइम में लाइफ नहीं था, उस टाइम में जीवन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें जीवन आना प्रारंभ हो गया। तो जब जीवन आया तो ब्रह्मांड के साथ ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं मान सकते, बाद में हुई है इसकी। तो बाद में जब हुई तो इसके इतिहास को हम बोलेंगे क्या? ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना बोलेंगे। ठीक है, दूसरा, ब्रह्मांड कैसा है? तो ब्रह्मांड क्या है? विशाल है। ब्रह्मांड क्या है? विशाल। तीसरा, सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कड़ी का मात्र है। मतलब देखा जाए कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड है, मान लो, तो एक कड़ी का, एक सूक्ष्म कड़ी का मात्र है क्या? पृथ्वी। ठीक है, अपने आप में ब्रह्मांड के कड़ी का मात्रा। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन है, लगभग 20,000 करोड़ है, मतलब 200 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, तो ये डाटा याद रख लेना है, 20,000 करोड़ या तो फिर क्या, 20 बिलियन। ठीक है, तो ये डाटा याद रखना है। ब्रह्मांड कब कितना पुराना है? 20,000 करोड़ या तो फिर 200 बिलियन वर्ष पुराना है। और पृथ्वी क्या है? उसकी ब्रह्मांड की एक कड़ी का मात्र है। मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मान लो, तो पृथ्वी इतना छोटा सा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित है। मतलब देखा जाए जैसे इसको पूरा यूनिवर्स ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स बने हुए, बहुत सारे यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्रह्मांड में आकाश गंगा, तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो इन आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल वगैरह ये सब चीज समाहित है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आकाश गंगा कौन सा होगा? तो जैसे हमारा ये वाला क्या है? ये अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी है। तो अर्थ में ये जो पूरा हमारा ये है, ये क्या है? आकाश गंगा। ये इसको हम बोलेंगे आकाश नहीं, इसको हम बोलेंगे क्या? ब्रह्मांड। इसको हम बोलेंगे क्या? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड। और आकाश गंगा की बात करेंगे तो ये पूरे जितने भी पूरे बहुत सारे ब्रह्मांड जो आते हैं वो किस में आएंगे? आकाश गंगा में। आकाश गंगा, इस आकाश गंगा में, जो आकाश गंगा के पास में जो जगह है उसमें एक जगह है मिल्की वे। मिल्की वे, तो मिल्की वे नामक आकाश गंगा में हमारा क्या है? ब्रह्मांड। और इसी ब्रह्मांड में क्या है? हमारा एक पृथ्वी, एक ग्रह है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के बल एक बिंदु या कड़ी का मात्र है ना, वही बात बताया मैंने क्या, कि यहाँ पर ब्रह्मांड जो है पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का क्या है? एक कड़ी का मात्रा है। देखो यहाँ पर हमने कड़िका के रूप में बनाया। तो ये सब चीज इंट्रोडक्शन में है, इन सबको याद रखना। यहाँ से हमें एक बात देखने को मिला क्या, कि ब्रह्मांड जो कितने वर्ष पुराना है? तो कितने वर्ष? 20,000 करोड़ वर्ष। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज जानते हैं हम लोग, विकास। विकास का क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। इवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या? विकास है क्या? तो देखते हैं हम लोग। विकास एक रूप से दूसरे रूप में एक व्यवस्थित परिवर्तन है। विकास क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में व्यवस्थित परिवर्तन का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में ऐसा मटेरियल था, ठीक है, इस टाइप का मटेरियल था हमारे पास में। अब क्या किए? ये तो देखो आयताकार शेप में है, लेकिन हम क्या किए? इसका छोटे छोटे टुकड़ा करके हम लोग एक छोटा छोटा टुकड़ा करके ऐसे छोटे छोटे आयत बना दिए। ठीक है, इससे बहुत सारी आकृति बन गई। मतलब ये है कि एक रूप से दूसरे रूप में एक व्यवस्थित परिवर्तन। मतलब देखो हम लोग क्या कि एक कच्चा मटेरियल था, कच्चा पदार्थ था, उसको हम लोग एक यूजफुल चीज, मतलब उपयोगी पदार्थ में बदल दिए। तो उपयोगी पदार्थ में बदले तो मतलब इसका क्या बोलेंगे हम लोग? व्यक्तिगत रूप से विकास बोलेंगे।
मतलब ये होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में व्यवस्थित परिवर्तन जब भी होती है तो क्या किसकी बात करते हैं हम लोग, विकास की। दूसरा क्या, विकासवादी जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन रूपों के इतिहास का अध्ययन है। विकासवादी जीव विज्ञान का मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पृथ्वी पर जीवन के रूप के इतिहास का अध्ययन करते हैं। मतलब पृथ्वी में पुराने समय में कौन से प्रकार के जीव थे, अभी के में कौन से प्रकार के जीव है, क्या पृथ्वी पर जितने भी जीव आज है वो पुराने समय से पहले से थे कि अभी आए हैं, अभी उत्पन्न हुए हैं। इन सब के बारे में, जीवन रूपों के इतिहास के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, विकास है। ठीक है, जैसे हम लोग सुने होंगे कि पहले मनुष्य आदि मानव के जैसे रहता था, तो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। पहले बंदर के जैसे दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर है ना थोड़े से दोनों चारों पैरों से, मतलब 2 हाथ और 2 पैर इनसे चलने वाले थे पहले, फिर बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसने क्या किया, 2 पैर से चलना सीखा, फिर उसके बाद में ये इसमें 2 पैर से अब चलना पूरी तरीके से सीख चुका। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने शिकार करना शुरू किया, फिर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, ऐसा करके लास्ट में सेल्फी ले रहे हैं। मतलब आज का दुनिया ऐसा है कि यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, और पुरातन दुनिया में पहले कैसे थे, इस टाइप के मनुष्य दिखाई देते थे। तो ये सब इवोल्यूशन होते गए हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन, धीरे धीरे चेंजेस आते गए हैं। बाकी ये देखो, ये सब जो है कपड़ा वगैरह पहनते नहीं थे, है ना, पहले ऐसे ही इन लोग घूमते थे। इन लोगों ने फिर बाद में जानवरों के खाल वगैरह पहनना शुरू किया, फिर है ना आज का मनुष्य तो जानते ही हैं, आधुनिक मानव जो है अलग ही तरीके से रहता है, हर एक चीज़ों में सब चीज़ें जो है लगातार इवोल्व होते गई है, लगातार इवोल्यूशन होते गया। ठीक है, इसके आगे और जानते हैं हम लोग। तो हम लोग जानने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक ऐसा टॉपिक है जिसको आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से है। फिर भी हम लोग एक रासायनिकवाद जब आता है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि जीवन जो है रसायनों के, केमिकलों के आपस में संयोजन से आया हुआ हो सकता है। वो भी प्रॉपर ये नहीं बता पाया कि जीवन ऐसे आया होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी नामक ग्रह पर कैसे हुई। तो यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल्स का हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, एटम्स वगैरह मॉलिक्यूल जो होती है उन्होंने ही आपस में क्रिया करके, आपस में रिएक्शन करके जीवन को उत्पन्न किया। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं हम लोग क्या हुआ था उस दौरान। तो देखो, एक थ्योरी आती है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत मतलब होता है बिग बैंग एक्सप्लोजन जो है ना, देखना बिग बैंग प्रिंसिपल जो है कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20 अरब साल पहले एक विलक्षण विशाल विस्फोट से हुआ है। जिस प्रकार से एक बम जो रहता है ना, जब विस्फोट होता है तो देखिए पूरी तरीके से आवाज के साथ साथ लाइट आती है, आवाज आती है, उसके साथ साथ पूरा एक्सप्लोजन होता है, तो जिससे वो बना रहता है पूरी जगह में बिखर जाते हैं। ठीक है, वैसे ही एक विशाल विस्फोट हुआ था, उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और कब हुई, 20 अरब साल पहले। आज से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमानित डाटा है ना, ऐसा नहीं है कि इसको कैलकुलेट करके निकाला गया है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में जो थे आज के मनुष्य रहेंगे क्या, अभी तक जिंदा थोड़ी नहीं बचे रहेंगे। ओवरऑल एवरेज मनुष्य जो है आजकल कितने जीते हैं, 70-80 साल जीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पहले के मनुष्य तो 100 प्लस जीते थे, है ना, अभी भी कुछ भी बचे हुए हैं जो 100 ईयर पार कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो थी कितने साल, लगभग 20 अरब साल पहले एक विलक्षण, मतलब एक बहुत ज्यादा विशाल विस्फोट होने से हुई है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके आगे और देखें तो जीवन के उत्पत्ति के प्रारंभिक चरण में पृथ्वी का निर्माण जो है लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था, जो आज का वातावरण जैसे हमें दिखाई देता है ना वैसा नहीं था। कितने साल पुराना है पृथ्वी का निर्माण, 4.5 अरब साल पहले हुआ। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 अरब साल पहले। देखो 20 अरब साल पहले हुआ, और यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति देखो कब हुआ, 4.5 ईयर, मतलब 4.5 अरब साल पहले हुआ। मतलब ब्रह्मांड बने उसके बहुत सालों के बाद में क्या बना है, पृथ्वी बना। ठीक है, तो ये डाटा याद रख लेना है, 4.5 अरब साल पहले। उसके बाद में और आगे जानते हैं हम लोग
पिघले हुए द्रव्य, शुरुआत में क्या था, वहां पर इन्वायरमेंट नहीं था, जो यहाँ पर इन्वायरमेंट हम देखते हैं, गैस वगैरह का कंस्टिट्यूशन है, उसके अलावा पेड़ पौधे जो भी हम देखते हैं, वैसा इन्वायरमेंट नहीं था पहले। और देखिए पिघले हुए द्रव्यमान से निकलने वाले जल वाष्प और CH4 CO2 और NH3 ने सतह को ढक लिया। मतलब क्या, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज्यादा जब विस्फोट हुआ, तो अभी बताया जैसे बम एक्सप्लोजर होता है, मतलब जो बम वगैरह जो रहते हैं, एटम बम वगैरह जो, या जो तो हम जो फटाका का यूज करते हैं कहाँ पर, त्यौहार वगैरह में, वो जब एक्सप्लोजन होता है तो पूरे बिखर जाता है। ठीक है, तो बिखरने, देखो पिघले हुए द्रव्यमान से निकलने वाले कौन कौन से चीजें, जल वाष्प मतलब वाटर वेपर, दूसरा क्या मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या अमोनिया। पहला क्या जल वाष्प, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या अमोनिया ने सतह को ढक लिया। सतह मतलब पृथ्वी का जो सतह है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है क्या, कि पृथ्वी के हम लोग आंतरिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ने लग जाते हैं, हायर क्लास में जाने लग जाते हैं, जानते हैं कि हम लोग सतह में रहते हैं, मतलब पृथ्वी ऐसे गोल है, तो गोल के हम सतह में रहते हैं, ऊपरी भाग में। ठीक है, तो ऊपरी भाग में क्या हुआ, जब एक्सप्लोजन हुआ तो जल वाष्प, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ने क्या हुआ, पूरे सतह को ढक लिया। तो इन सबको याद रखना, इन चारों चीजों को कौन कौन लोगों ने, तो जल वाष्प, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। फिर क्या हुआ, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को H2 और O2 में तोड़ दिया। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों ने, मतलब देखो क्या होता है, वाटर बेसिकली किससे बना रहता है, हाइड्रोजन और किससे, ऑक्सीजन से। तो जहां यहां पर यूवी रेस आया, अल्ट्रावायलेट रेस आए, कहां से आए, सन से, क्योंकि सन जो है अलग अलग प्रकार के क्या करती है, रेडिएशन छोड़ती है। तो यहाँ पर H2O जो है अल्ट्रावायलेट रेस के पड़ने से किस में टूट गया, H2 प्लस O2 में टूट गया। अब ये रिएक्शन को बैलेंस हमें बनाना रहता है एक्चुअल में, ठीक है, तभी तो जाके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम लोग 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 2H2 प्लस O2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है, सूर्य की यूवी रेस किरणों ने पानी को H2 और O2 में तोड़ दिया। तो देखो अल्ट्रावायलेट रेस आया और पानी को किस में तोड़ दिया, H2 और O2 में। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने पानी, CO2 आदि बनाने के लिए NH3 एंड CH4 के साथ में मिलकर क्रियाएं की। ऑक्सीजन ने क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, देखो पानी पहले से था, अल्ट्रावायलेट रेज आया सन का, उसने क्या किया, हाइड्रोजन और किसमें तोड़ दिया, ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, ने पानी और CO2 आदि बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन ने क्या, देखो क्या होती है, CO2 जो रहती है और H2O जो रहती है, इन दोनों में ऑक्सीजन है। तो इन दोनों में जो अब ऑक्सीजन है, तो इनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, जो पानी के द्वारा टूटा हुआ ऑक्सीजन था, वही क्या हुआ, इधर आएगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब इसको किसको बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए कार्बन चाहिए। तो कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ किसका, O2 का, और क्या बना दिया, CO2। देखो वही ऑक्सीजन ने पानी और CO2 आदि बनाने के लिए NH3 और CH4 के साथ में क्रिया किया। CH4 के साथ में मतलब, अब देखो मेथेन जो था शुरुआती अवस्था में था, अब मेथेन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहां से क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O ही तो बनेंगे। मतलब पहला रिएक्शन क्या है, कि मेथेन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा तो CO2 एंड H2O बनेंगे। ठीक है, क्लियर। NH3 के साथ में देखो, इनके साथ में भी क्रिया किया, तो NH3 के साथ में जब क्रिया करेगा NH3 प्लस O2, पहला तो मेथेन के साथ में, दूसरा O2 के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहां से बनेंगे H2O, यहां से H2O बनेंगे। ठीक है, और 2H2O मान लो है ना, यहाँ पर जैसे हम रिएक्शन को बैलेंस, चलो रिएक्शन को बैलेंस करना अभी नहीं जानते, अभी सिर्फ ये जानना है हमें कि अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन होती है इसकी, किसकी, O2 का, तो क्या बनता है, यहां से H2O बनेगा क्योंकि पानी बनाना था। दूसरा क्या बनेगा, NO2, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह भी बनेंगे। क्यों, क्योंकि अमोनिया के पास में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। तो इसने क्या किया, वाटर से जो स्प्लिट होने वाले जो ऑक्सीजन था वो क्या हुआ, वाटर से स्प्लिट होने वाला जो ऑक्सीजन था वो पहला रिएक्शन किसके साथ किया, मेथेन के साथ में, और मेथेन के साथ में करने के बाद में क्या बनाया उसने, तो उसने बनाया क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बनाया, CO2 बनाया और H2O बनाया। जब अमोनिया के साथ में इसका रिएक्शन हुआ तो H2O बनाया, साथ में NO2 बनाया। तो रिएक्शन वगैरह जो होती है, ये मॉलिक्यूल्स या जो अणु रहते हैं उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर करती है कि क्या बनने वाली है। यहाँ पर प्लस माइनस में
दोनों टूटते हैं और प्लस माइनस में टूटने के बाद में ऐसा टाइप का रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि देखो H2 और O2 कहाँ से आया, तो वो आया वाटर से। तो वाटर कहाँ से आया, तो वाटर जल वाष्प के रूप में था। किसके रूप में था, जल वाष्प। तो जल वाष्प के रूप में था, यहीं पर अल्ट्रावायलेट रेज आया और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया, और यही ऑक्सीजन जो है रिएक्शन किया किसके साथ में, मीथेन के साथ, और दूसरा किसके साथ में, अमोनिया के साथ। तो फिर क्या बनाया, H2O बनाया, इधर से NO2 बना, इधर से मीथेन के साथ में जब रिएक्शन हुआ तो CO2 और H2O बने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, और जो कुछ ऑक्सीजन जो बचे यहां से, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो थे इतने ज्यादा मात्रा में थे। देखो क्या कैसे ऑक्सीजन बचे, मतलब बोलने का मतलब ये है कि देखो क्या हुआ, जल वाष्प जो था, जल वाष्प इसमें क्या आया, यूवी रेस आए, अल्ट्रावायलेट रेज आया। कहां से आया, सूर्य से। कहां से आया, सूर्य सन से आया। तो जल वाष्प जो था, वाटर वेपर है ना, वो क्या हुआ, 2H2 है ना, 2H2 प्लस O2 में टूटा। अब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत सारे हो गए, तो यहां पर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिले तो इससे क्या बन गया, O3, और O3 को हम बोलेंगे क्या, ओजोन। तो ओजोन जो है O3 ये बना, तो ओजोन परत का निर्माण हुआ। और ओजोन परत जैसे बना, ओजोन क्या है, गैस। ओजोन क्या है, गैस। तो निचले स्तर में ये सब चीज हो रहा है, तो ओजोन गैस निचले स्तर में नहीं रहा जहां हम रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ से जो पहला जो लेयर आती है, ऐसे वायुमंडल में लेयर बनी हुई है, ट्रोपोस्फियर जो आती है ना, वहां पर तक है ना ओजोन रुका नहीं। उसके आगे जो स्ट्रेटोस्फियर था, वहां पर जाके ओजोन परत का निर्माण हुआ। तो ओजोन परत जो है कहाँ पर निर्माण हुआ इसका, तो समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेप्टोस्फियर। स्ट्रेप्टोस्फियर नाम का जो है ना लेयर है, ऐसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेप्टोस्फियर, फिर इसके बाद में आयनोस्फियर, ऐसे बहुत सारे स्फीयर्स बने हुए हैं, मतलब लेयर बने हुए हैं, अलग अलग मंडल बने हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब चीज बने हुए हैं। तो याद रखना कि समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत का निर्माण हुआ। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, जल वाष्प बारिश के रूप में गिरकर महासागरों का निर्माण किया। मतलब जल वाष्प जो थे बहुत हीटेड थे, मतलब बहुत ज्यादा गर्म थे। तो जैसे 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 ठंडा होता गया, तो जल वाष्प जो है उड़ती गई, है ना। जब पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म था तो जल वाष्प के रूप में था, तो वाष्प जो है उड़ के केस में चली गई, बादल बनने चली गई, और ओजोन परत के नीचे वाले लेयर में बादल बनने चली गई। तो जब बादल बनता था तो बादल आपस में टकराते थे, जिससे बिजली उत्पन्न होती। आज भी वही है, जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होती है, उससे बिजली उत्पन्न होती है, बादल गरजना बोलते हैं जिसको। तो वहां से फिर बारिश होना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे पृथ्वी का जो स्तर था वो क्या हो गया, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। ठीक है, जीवन लगभग 4 अरब साल पहले प्रकट हुआ। ये लाइन भी याद रखना है, कब, 4 अरब साल पहले। जीवन आज से हम लोग देखते हैं कि 4 अरब साल पहले मतलब क्या था। यहां से हम देख सकते हैं एक चीज, है ना, क्या कि देखें पृथ्वी कब बना, पृथ्वी, तो पृथ्वी बना है कब, पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी बना कब, 4.5 अरब साल पहले, 4.5 अरब साल पहले। जीवन का उत्पत्ति कब हुआ, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जीवन की उत्पत्ति, तो वो कब हुआ जीवन की उत्पत्ति, तो जीवन की उत्पत्ति हुआ है कब, 4 अरब साल पहले, अरब साल पहले। मतलब हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी बनने के 50 करोड़ साल बाद, पृथ्वी बनने के 50 करोड़ साल बाद क्या हुआ है, साल बाद उसमें जीवन आया, उसमें क्या आया, जीवन आया। मतलब हम बोल सकते हैं पृथ्वी बना तो वहां का जो इन्वायरमेंट था, जो प्रारंभिक पृथ्वी थी, वहां पर आज के मनुष्य या जो उस टाइम जो मनुष्य या जो भी रहते थे, जो भी जीव, उनके लिए फेवरेबल नहीं थी। क्यों, क्योंकि एक्सप्लोजन से जब बनता है तो हम जानते ही है, देखे होंगे कि जब बम एक्सप्लोज होती है तो दूर दूर में जब जाके उसके जो पार्ट्स रहते हैं जाते हैं तो उसमें आग रहती ही है।
थोड़ी देर के बाद में बुझ जाती है। लेकिन पृथ्वी भी क्या था, एक्सप्लोजन से बना था, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा जलवाष्प था उस टाइम में, बहुत ज्यादा मतलब हीटेड था, वो गर्म प्लेनेट था, बहुत ज्यादा गर्म था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जीवन तो पॉसिबल नहीं था, वहां का इन्वायरमेंट ही अलग था। तो शुरुआत के इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग थे, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा रहता था। लेकिन आज के इन्वायरमेंट को देखेंगे तो हम, तो आज के इन्वायरमेंट कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हम ये है ना, ऐसा जो सामान्य जीवन हमारे उसमें भी देख सकते हैं, लोहे को ऐसे रखेंगे, जो अच्छा लोहा रहेगा सामान्य बाहर में ही रखेंगे तो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है। सोने वगैरह को देखना, चमकते रहेगा, 10-15 दिन 20 दिन तक के बाहर इन्वायरमेंट में रखे रहोगे तो उसकी चमक जो है डल हो जाती है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। तो आज का इन्वायरमेंट जो है कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड है। तो ये याद रखना है, पृथ्वी के बनने के कितने साल बाद, तो पृथ्वी के बनने के 4 अरब साल पहले तो पृथ्वी बना, है ना, मतलब 4.5 अरब साल पहले। अब उसके 50 करोड़ साल के बाद में उसमें क्या हुआ, जीवन आया, ठीक है। ये बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे और देखें। अब देखो, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं हम लोग। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या है कि सब लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने, जो जीव विज्ञान में इन ब्रांच में काम करते हैं, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी रहती है उसमें जो काम करते हैं, उन लोगों ने अपना अपना मत दिया, उन लोगों ने अपना अपना सिद्धांत दिया कि जीवन की उत्पत्ति के निम्न सिद्धांत हो सकते हैं। तो जानते हैं, तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है ना, वो क्या सिद्धांत था, तो पहला सिद्धांत था जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में रासायनिक विकास का, देखो अलग अलग सिद्धांत है जीवन की उत्पत्ति में। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, रासायनिक विकास के सिद्धांत, सृजनात्मक सृजनवाद का सिद्धांत, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, अजीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत। तो यहाँ से रासायनिक विकास का सिद्धांत, दूसरा सृजनवाद का सिद्धांत, तीसरा जीवोत्पत्ति का सिद्धांत और चौथा अजीवोत्पत्ति का सिद्धांत। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपना अपना राय दिया। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें थी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे किसको, जो अजीवोत्पत्ति का सिद्धांत को, ठीक है। अजीवोत्पत्ति मतलब तो स्वतः जनन का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें ये क्या बताता है, स्वतः जनन का सिद्धांत यह बताता है कि जीवन सड़े गले पदार्थों जैसे तिनके, कीचड़ आदि से उत्पन्न हुआ होगा। अब बताओ, ये अटकलबाजी नहीं है। सड़े गले पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर सड़े गले पदार्थ के पास में केचुआ दिखाई दे रहा है ना, सड़े गले पदार्थ में और भी दूसरे एनिमल जो उसको डिग्रेडेशन करते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। भाई देखो, इनका जो खाने का तरीका है वो यही है कि जो सड़े गले पदार्थ रहते हैं उन पर ही उगते हैं ये, ठीक है। कहीं पर भी सड़े गले पदार्थ रहेंगे वहीं पर ही दिखाई देंगे, या वहीं पर ही रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, जब वो कचरा वगैरह आता है तब जाके, है ना, यहाँ पर वो आते हैं। जैसे अचानक से घर में देखे होंगे, अचानक से जो मीठे चीज रहती है जैसे शक्कर वगैरह या गुड़ वगैरह, तो उसमें क्या होती है, कहाँ से चींटी आती है कुछ पता नहीं चलता, मतलब ऐसे जगह में रख, कहीं पर भी रखे रहते हैं वो चींटी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो ये बोला गया स्वतः जननवाद के सिद्धांत में। और जाहिर सी बात है कोई भी यही सोचेगा क्या, जैसे हम लोग कोई अनाज है या कोई भी चीजों को, मटेरियल को पैक करके रखे रहते हैं अंदर में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीजें अंदर में ही उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े वगैरह आज भी उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, अनुकूल परिस्थिति यदि है तो वो उगेगा, ठीक है। तो हम लोग, जाहिर सी बात है, स्वतः जनन सिद्धांत का सिद्धांत जो है आज के मनुष्य भी सोच सकता है। तो अजीवोत्पत्ति का सिद्धांत जो था, स्वतः जनन का सिद्धांत, इसमें क्या बोला गया कि जीवन जो है सड़े गले पदार्थों से हुआ होगा। लेकिन क्या ये मत सही है, तो नहीं है सही, लेकिन हम भी वही चीज को सोच सकते हैं क्या, कि जीवन जो है अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले कि जैसे हम लोग कपड़े वगैरह को धोते हैं, कपड़े वगैरह धोने के बाद में यदि उसको प्रॉपर धूप में नहीं सुखाए रहते, थोड़ा से नम वाले जगह में सुखाए रहते हैं और ले जाके हम लोग उसको रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में उसमें फंगस जनरेट हो जाता है। ऐसे व्हाइट 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 टाइप के, यहाँ पर ऐसे है ना, ऐसे व्हाइट 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 टाइप के क्या देखे होंगे, ऐसे व्हाइट 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 टाइप के कुछ धागे आ जाते हैं। अभी कहाँ से आया, तो इसको ग्रोथ होने के लिए, इस फंगस को ग्रोथ होने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिला, तब तो जाके फंगस आया। तो सेम वहां पर ये भी बात है। तो स्वतः जननवाद में किसने बताया कि सड़े गले पदार्थों से ही ये तिनके वगैरह, कीचड़ वगैरह इन्हीं से ही उत्पन्न हुए होंगे, यही सोचा गया, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा ही था, नहीं था, तो इसको कोई नहीं माने, ठीक है। स्वतः जननवाद के सिद्धांत को खारिज किया गया कि इनके द्वारा। तो देखते हैं
लुईस पाश्चर, इसको याद रख लेना, लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट जो था इंपॉर्टेंट है। लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है देखें कि ने जब पाश्चर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने स्वतः जनन का सिद्धांत जो था, अजीवोत्पत्ति का सिद्धांत, उसको क्या कर दिया, सदा के लिए खारिज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया है देखें, उन्होंने सिद्ध किया कि जीवन केवल पूर्व अस्तित्व वाले जीवन से ही उत्पन्न होता है। उन्होंने दिखाया कि बंद पूर्व कीटाणु रहित प्लास्क में मृत खमीर से जीवन उत्पन्न नहीं होता, लेकिन खुले प्लास्क में जीवन सूक्ष्म जीव प्रकट हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है, तो देख सकते हैं हम लोग क्या क्या हुआ यहाँ पर। एक चीज लिया गया, इसने इसको इसके प्रयोग को जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हंस ग्रीवा प्रयोग, हंस ग्रीवा प्रयोग, हंस ग्रीवा प्रयोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया, स्वान ने ये क्या लिया, एक ट्यूब लिया, उसमें क्या किया इन्होंने किया कि एक जो था क्या, ये जो एक जो यहाँ पर फ्लास्क लिया गया था, इसको क्या किया, इसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद में देखो एक हंस ग्रीवा, ये देखो एक ट्यूब लगाया और ट्यूब के बीच में क्या किया इन्होंने, ट्यूब को लगाया और ट्यूब लगाने के बाद में क्या हुआ, ये ट्यूब को रहने दिया, ठीक है। दूसरे में क्या किया, इसमें भी ट्यूब था लेकिन क्या हुआ, इस ट्यूब को क्या कर दिया, ये वाला जो फ्लास्क का यहाँ से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिए। तो ब्रेक करने के बाद में करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर मीडियम या कुछ चीज लिया गया होगा उसमें क्या होगा, अपने आप बैक्टीरिया है ना क्या हुए, ग्रोथ करने लग गए। कब ग्रोथ किए, जब इसको ब्रेक कर दिए तब। और यदि ब्रेक नहीं करते थे तो क्या होता था, वो ग्रोथ नहीं कर पाया। कौन, माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब इससे ये प्रूफ हुआ कि जीवन जो है पहले से उपस्थित जीवों से आती है। मतलब ये है कि जो माइक्रोब्स वगैरह जो थे यहाँ पर बॉयल करने से क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। अब ये बॉयल किए तो ये माइक्रोब्स क्या हो गए, नष्ट, ये पूरी तरीके से मर गए। मरने के बाद में इसको क्या कर दिया, यहाँ से रुई से ब्लॉकेज कर दिए, इधर से रुई से ब्लॉकेज। अब इसको क्या किए, इधर रुई से ब्लॉकेज किए थे, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर हम लोग इस प्लास को तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने की वजह से पहले से जो माइक्रोब जैसे थे ना बॉयल करने से पहले, वैसे माइक्रोब भी क्या हो गए, आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसने बताया कि जीवन जो है केवल पूर्व अस्तित्व वाले जीवों से ही उत्पन्न होते हैं, न कि स्वतः जननवाद से। तो स्वतः जननवाद के सिद्धांत को हमेशा के लिए खारिज कर दिया, ठीक है। तो इसको भी आगे देखते हैं हम लोग। और अगला है बायोजेनेसिस का सिद्धांत। तो बायोजेनेसिस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, यह फ्रांसिस रेड्डी, स्पेलन जानी और लुईस पाश्चर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बायोजेनेसिस का सिद्धांत इसमें बताया, लुईस पाश्चर ने चित्रित किया कि जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से ही प्रकट होते हैं, लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। लेकिन यह प्रथम जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। ये बात तो सच है और सही भी है, जीवन पहले से उपस्थित जीवों से ही क्या होती है, आती जीवन। लेकिन ये नहीं बता पाया कि जीवन की जो प्रथम उत्पत्ति है, पहले बार जीवन कैसे आया है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इस बात को भी याद रखना है कि बायोजेनेसिस के सिद्धांत का ड्रॉबैक ये था कि जीवन की उत्पत्ति पहले बार कहाँ से हुई है ना, कहाँ से पहले बार जीवन आया, उनको नहीं व्याख्या कर पाया, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। अगला और थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में कॉस्मिक थ्योरी या पेंसपर्मिया थ्योरी बोलते हैं। पेंसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, इसके अनुसार जीवन की इकाइयां बीजाणु पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित की गई। मतलब क्या, जैसे हम लोग खेत में बीज बोते हैं, तो बीज बोते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जैसे हम लोग चने का, मूंग का या कोई भी फसल, धान का, ऐसे बीज बोते हैं तो बीज बोने से क्या होता है, जर्मिनेट होता है और फसल बनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, पेंसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सभी ग्रहों में क्या हुआ, एक बीज आया है, बीजाणु आए, और वही बीजाणु क्या हुआ, फला फूला और उसी से जीवन की उत्पत्ति हो गई। पेंसपर्मिया थ्योरी बोलते हैं इसको। जीवन की इकाइयां बीजाणु पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुआ, लेकिन अलग अलग सभी ग्रह में तो आया ऐसा, लेकिन पृथ्वी ही ग्रह ऐसा था जहां पर जीवन के उत्पन्न होने के जो मौसम है, या बोल सकेंगे एडॉप्टेशन, अनुकूलन, वो था, मतलब अनुकूलित इन्वायरमेंट था यहाँ पर। अनुकूलित इन्वायरमेंट के हिसाब से ही वो बीजाणु क्या हो गए, अंकुरित हुए, और इसी बीजाणु से जीवन की उत्पन्न हुआ है ना, जीवन की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी में ही उत्पन्न हुआ ऐसा, और बाकी ग्रहों में ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ। फ्यूचर में हो सकता है कि दूसरे ग्रहों में भी जीवन उत्पन्न हो सकते हैं, अभी वहां के मौसम उस अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए वहां पर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, तो पेंसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति बीजाणु पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुआ था। लेकिन पृथ्वी बस में ही जीवन क्यों आया? क्योंकि यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति जो थी अनुकूल थी। ठीक है, तो इसको पेंसपर्मिया थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत का मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है, अलग अलग धर्म वाले जो है ना, उनके अकॉर्डिंग भगवान ने ही इस पृथ्वी की रचना की है और भगवान के द्वारा ही इन पृथ्वी को बनाया गया है। यह बताता है कि सजीव और निर्जीव को किसी अलौकिक शक्ति ईश्वर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अलग अलग रिलीजियस में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीज अलग अलग रिलीजियस धार्मिक धर्म वाले लोग बोलते हैं कि हमारे ग्रंथ के अकॉर्डिंग कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई, जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई है, मनुष्य ऐसे बना, तो सब अपना अपना मत बताते हैं। तो वही था क्या? विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, जिसमें यह बताता कि सजीव और निर्जीव को किसी अलौकिक शक्ति ईश्वर द्वारा बनाया गया होगा। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बहुत सारे पुराण या ग्रंथ पढ़ते हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की है, ये ऐसा मान सकते हैं। भगवान ब्रह्मा ने जीवन की रचना की है, जीवन की उत्पत्ति की है, ऐसा मानते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के सिद्धांत को, है ना, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, कौन से ऐसे अलौकिक शक्ति है जिनके द्वारा जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, तो ये भी प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, इसके आगे और देखें। उसके बाद आए, चूंकि देखो क्या है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर में बेस्ड रहते हैं कोई भी जो है ना, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल होता है, कोई ना कोई मतलब प्रायोगिक बात रहती है, मतलब कोई प्रूफ हुआ रहता है, उसके हिसाब से ही क्या होती है, चलती है। तो यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में रासायनिक विकास का सिद्धांत भी दिया गया। तो रासायनिक विकास के सिद्धांत को दो साइंटिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया, हेल्डाने और ओपेरिन के द्वारा। किसके द्वारा? हेल्डाने और ओपेरिन। तो इनके अकॉर्डिंग देखें, ओपेरिन और हेल्डाने द्वारा प्रस्तावित इसके अनुसार जीवन का पहला रूप निर्जीव अकार्बनिक और कार्बनिक अणुओं जैसे मेथेन, अमोनिया, H2O, शर्करा, प्रोटीन आदि से उत्पन्न हुआ। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ? जीवन के उत्पत्ति किनसे मिला, किनसे बना? तो अकार्बनिक और कार्बनिक अणुओं जैसे, अकार्बनिक मतलब देखो ये कार्बनिक है, ये अकार्बनिक है, ये अकार्बनिक है, शर्करा भी कार्बनिक है, तो इन चीजों से और प्रोटीन आदि से उत्पन्न हुआ हो सकता है। और हम जानते भी हैं आज कि हम जब सेल का बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, सेल का एनालाइसिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में शुगर, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। तो उसके अलावा कार्बन, CO2, H2O, ये सब चीज़ रहते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं मतलब CH4, NH3 और H2O, शर्करा, प्रोटीन आदि से उत्पन्न हुआ हो सकता है। ठीक है, यानी पहले अजैविक उत्पत्ति, लेकिन उसके बाद से जैविक उत्पत्ति। सीधी सी बात है, मेथेन को अलग से रखेंगे, गैस को, अमोनिया को अलग से रखेंगे, वाटर को रखेंगे, जल को रखेंगे, तो वहां पर तो पहले से जीवन है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं है। जल पहले से, स्टेलाइज वाटर को रखेंगे तो जीवन पहले से नहीं, इनके द्वारा भी जीवन नहीं है पहले से। लेकिन इनके आपस में मिलने से, आपस में क्या करने से, रिएक्शन करने से क्या हो सकते हैं, जीवन उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब पहले अजैविक उत्पत्ति हुई इनकी और उसके बाद उसी से क्या हुआ, जीवन उत्पन्न हुआ है। ये बात बताया किसके द्वारा? हेल्डाने और ओपेरिन के द्वारा। तो इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है कि क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द यूरे मिलर, फिर बाद में उन्हीं के रूप को यूरे मिलर नाम के साइंटिस्ट ने प्रयोगात्मक अध्ययन करके देखा कि क्या हुआ था। ठीक है, तो देखें, हेरोल्ड यूरे और स्टेनले मिलर ने रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया। उन्होंने आदिम पृथ्वी जैसी परिस्थितियां बनाई, अर्थात उच्च तापमान, ज्वालामुखी तूफान, मेथेन, अमोनिया, वाटर, H2 आदि से युक्त अपचायक वातावरण बनाया। मतलब क्या? पृथ्वी की जो पहले से पुरातन मतलब आदिम पृथ्वी जैसी थी, वैसे ही सेटअप तैयार किया गया। देखो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम से वैसे ही सेटअप तैयार किया गया। तो प्रारंभिक पृथ्वी में शुरू में क्या था, देखो यहाँ से वाटर वेपर मतलब है ना, भास्प, जल वाष्प जा रहे थे, जल वाष्प, मेथेन, यहाँ पर दूसरा क्या, अमोनिया, ये पहला कौन, मेथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा H2, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड दिए गए है ना। उस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत गर्म इन्वायरमेंट था, तो यहाँ से कंडेंसर के द्वारा ये वाटर जो है इधर की ओर जो जा रही है, तो यहाँ से वेपर जो है निकल रही है, इधर से कोल्ड वाटर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोल्डेड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस। देखो अब इनके बीच में रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर से क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, और यहाँ से वाटर मिला ही है ना, वाटर जाहिर है।
तो हम बोल सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। किसमें हुई है जीवन की उत्पत्ति? जल में हुई है। क्यों? क्योंकि देखो जल से ही केमिकल एनालिसिस करने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हो रहा था। तो ऐसा स्थिति बनाने के लिए, आदिम पृथ्वी बनाने के लिए हाई टेम्परेचर लिया गया, उच्च तापमान लिया गया। कितने डिग्री सेल्सियस? लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा तापमान मतलब क्या? अभी जब हम 100 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज को बॉईल करते हैं तो वो उबलने लग जाता है। जैसे वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है? उबलने लग जाता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब सोचो, इमेजिन करो कि इसका 8 गुना, जो अभी जिसमें बॉईल होती है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में, उसका 800 डिग्री सेल्सियस जो है, इतना ज्यादा, 8 गुना। और उसके अलावा ज्वालामुखी तूफान, मेथेन, अमोनिया, H2O, H2 आदि से युक्त अपचायक वातावरण था। उस टाइम में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय थे। अभी भी देखे होंगे या सुने होंगे कहीं पर कि ज्वालामुखी वगैरह सक्रिय रहती, मतलब लावा निकलते वहां से, मतलब आग के शोले जैसी स्ट्रक्चर या संरचना निकलती है। तो उनको बनाने के लिए मेथेन, अमोनिया, वाटर और H2 से युक्त अपचायक वातावरण, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, है ना, वहां पर दिया गया और ऐसे बनाया गया। ठीक है, इसके आगे और देखें, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में, है ना, क्या था? देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम से देख सकते हैं। और मिलर यूरे नाम के साइंटिस्ट को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में हमसे पढ़े रहते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यही इसकी खास बात है। ठीक है, और ऐसे पढ़ने से जो भी चीज़ें हम जहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क्स करते हैं, उन चीज़ों को, जगह को और देखना है, अच्छे से एनसीईआरटी में मार्क करना है। उन जगह से नीट में, है ना, हर साल पूछते रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, देखो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मेथेन, अमोनिया, H2 और जल वाष्प से भरे एक बंद फ्लास्क में विद्युतीय निर्वहन किया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ अमीनो अम्ल बने। अब देखो यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की, स्पार्क किए, तो क्या बने? यहाँ से अमीनो एसिड। इसी तरह के प्रयोगों में अन्य शोधकर्ताओं ने शर्करा, नाइट्रोजन, क्षार, वर्णक और वसा का निर्माण देखा। मतलब ये था कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया गया कि मेथेन, अमोनिया, जल वाष्प और H2 हाइड्रोजन वगैरह लेकर देखे कि क्या क्या बनता है। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों को क्या मिला कि उसमें अमीनो अम्ल बनते हैं, मिला। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं, उसी से प्रोटीन बनती है। इसी तरह से अन्य प्रयोग शोधकर्ताओं ने शर्करा वगैरह, शुगर बनते देखा, नाइट्रोजन, क्षार वगैरह, नाइट्रोजन बेस बनते देखा, वर्णक बनते, पिगमेंट बनते देखा, वसा बनते देखा। तो ये सब चीज निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में याद रखना कि उनका प्रयोग में क्या क्या चीज लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या कि 800 डिग्री सेल्सियस लिया गया, और उसके अलावा मेथेन, अमोनिया और H2 और जलवाष्प भी लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना इनको भी। इसके आगे और देखें। ठीक है, और देखते हैं जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में, जीवन के पहले गैर कोशिकीय रूप 3 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। वे स्वप्रतिकृति करने वाले चयापचय कैप्सूल थे, जिनमें आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड आदि जैसे वृहद अणु मौजूद थे। हम जानते हैं पॉलीमर जो रहती है, पॉलीमर्स, है ना, पॉलीमर, और पॉलीमर में भी कौन सा? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो पॉलीमर होते हैं उनमें कौन कौन से? जैसे कि आरएनए, न्यूक्लिक एसिड है ना, दूसरा प्रोटीन जो है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड वगैरह है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो चैन होती है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और इनके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के पॉलीमर, आरएनए, प्रोटीन, है ना, ये पॉलीसेक्राइड वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं? स्वयं प्रतिकृति कर सकते हैं। जैसे आरएनए वगैरह सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, तो ये स्व प्रतिकृति स्व प्रतिकृति कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते थे। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात यह जानना है कि जीवन के पहले गैर कोशिकी का मतलब, अब देखो हम जानते हैं आज के डेट में बात करें, वायरस की बात करते हैं, तो वायरस जो होती है, तो वायरस में जीनोम होता है, ये प्रोटीन रहती है वायरस में, ये प्रोटीन का कोट रहता है कैप्सिड, और यहाँ पर उसका जीनोम रहता है, जैसे आरएनए या डीएनए। तो देखो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो रहते हैं अपने आप में क्या कर सकते हैं? स्व प्रतिकृति हो सकते हैं। तो चयापचय कैप्सूल थे, मतलब इनसे ही मेटाबॉलिज्म वाले जो कैप्सूल थे, ये वायरस जो है जीवन के उत्पत्ति के प्रारंभिक समय में कब? 3 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। 3 अरब वर्ष मतलब पृथ्वी कब बना था? पृथ्वी कब बना? तो पृथ्वी बना 4 अरब साल पहले। 4 अरब साल पहले पृथ्वी बना था।
ये तो हम देखे। तो 4 साल है ना, देखो क्या हुआ था, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड यहाँ पर सबको लिख देते हैं, ब्रह्मांड 4.5 अरब साल पहले बना, साल पहले बना, ठीक है। लेकिन पृथ्वी कब बना, पृथ्वी 4 अरब साल पहले। लेकिन जो नॉन सेलुलर फॉर्म था, ये इंपॉर्टेंट है, अकोशिकीय रूप है जीवन का, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, वो कब बना, 3 अरब साल पहले, 3 अरब। ये तीनों को याद रखना है। ब्रह्मांड इतने 4.5 अरब साल पहले बना, उसके 50 करोड़ साल के बाद में क्या हुआ, पृथ्वी बना। फिर उस पृथ्वी पर कितने, 3 अरब साल बाद, मतलब नॉन सेलुलर फॉर्म स्ट्रक्चर आए, मतलब पृथ्वी बनने के कितने, 1 अरब साल बाद, पृथ्वी बनने के 1 अरब साल बाद क्या आया, पहला जीवन का रूप आया, वो भी कैसा था, नॉन सेलुलर था, मतलब गैर कोशिकीय रूप था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आया होगा जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ये हमारा इवोल्यूशन में है ना, आज का हमारा पहला क्लास था। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाने, है ना, और पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या हुआ, इन सबको जाने। इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्वीकार करने वाला जो मत था वो था रासायनिकवाद। रसायन को सबसे ज़्यादा माना गया और उस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, उनसे क्या बनता है ये चीज़ को देखा गया, जो आज के मनुष्यों में या आज के जब एनालाइसिंग करते हैं हम लोग सेल को या कोशिका को, क्यों, क्योंकि कोशिका ही जीवन की इकाई है, तो उसको जब एनालाइसिंग करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स मिलता है हमें उसके अंदर में, वही मॉलिक्यूल रासायनिकवाद से मिल रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। और सभी बच्चों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर है ना मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं क्लास नोट्स का। और साथ में नीड जोन के WD क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि लाइक कमेंट ये भी तो करना है, क्योंकि हम एजुकेशन को जितना स्प्रेड करेंगे, नॉलेज को जितना बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे, है ना, खुद की स्टोरी स्टेटस लगाएंगे, तो वो ज्ञान बढ़ाने से ही बढ़ती है। तो ये सब चीज़ करना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं बच्चों से और भी लोगों से, जो हम पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड के हों या कोई भी अदर फील्ड को हो, सब लोग हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।